Good afternoon, everyone. खैर क्लास, अब तक हम लोगों ने जो बात की थी वो थी ग्लाइकोलिसिस और साथ में क्रेब्स साइकिल की हम बात कर चुके हैं। क्लियर है? आप लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है हमारी सेल में? आवाज नहीं आई। कहाँ होती है हमारी बॉडी में? अगर हम बात करें, या चलिए और सिंपल कर दिया क्वेश्चन, हमारी सेल में कहाँ होती है ग्लाइकोलिसिस? सेल में भी होती है कि नहीं होती है, कि इंटरस्टिशियल फ्लड में होती है ग्लाइकोलिसिस? सेल में होती है, कंफर्म? अच्छा, और अपने अपने मत दीजिए, थ्योरी दीजिए आप मुझे। सभी साइंटिस्ट बैठते हैं मेरी क्लास में, बताएं ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे आप लोग? ग्लाइकोलिसिस टर्म कहाँ होगी? क्लास हमेशा याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस जो है, ठीक है, ये होती है आपकी साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। टीसीए कहाँ होती है? तो ये होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्लियर है? क्वेश्चन आता है ईसीटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ होता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यहां प्रेजेंट होगा आपका साइटोप्लाज्म। क्लियर? यहां होगा आपका मैट्रिक्स। ठीक, मतलब ग्लाइकोलिसिस हुआ आपका यहां पर, यहां हुई आपकी टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो हमेशा इस जगह होती है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस होता है यहाँ पर होगी। ठीक है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि ईटीसी कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, तो हमेशा बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये साइकिल होती है। समझ में आया? याद रखने वाली बात है, ग्लाइकोलिसिस सेल में होगी, साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल, और इस जगह हो जाती है ईटीएस। क्लियर? ईटीसी, ईटीसी बोला जाए ईटीएस, बात एक ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? अब इसमें होगा क्या, ये आप लोगों को आज सीखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। हम लोगों ने अब तक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल सीख लिया है। इन दोनों ही साइकिल में बनते थे हमारे रिड्यूस्ड कोएंजाइम, बनते थे। रिड्यूस्ड कोएंजाइम कौन से होते थे? जोर से बोल दीजिए। NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम आपके क्रेब्स साइकिल में भी बनते थे और ग्लाइकोलिसिस में भी बनते थे। क्लियर है? अब बनने वाले रिड्यूस्ड कोएंजाइम को हमें क्या करना होता है? ऑक्सीडाइज। कहने की बात यह है, जिस दिन मैंने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया था उस दिन आप लोगों को पूरी साइकिल बताया था, ये कहते हुए ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो हमारे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। पायरुविक एसिड के पास फिर 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाए या फिर उसकी एब्सेंटीज में जाती है। अगर ऑक्सीजन की एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड बनता था। लेकिन अगर वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती थी तो वहां पर क्या बनता था? टीसीए साइकिल बनती थी। इतना आप लोग जानते हैं।
आप इस वक्त जो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, लगातार चल रही है, ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रही है? सेल के थ्रू तो हो रही है, इतना तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, बट यूज कैसे हो रही है? तो आपकी यहाँ जो सेल में जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई है, जो क्रेब्स साइकिल हो रही है आपकी बॉडी में, ठीक है, उसमें जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम हो रहे हैं, बन रहे हैं, आप जो सांस ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है। समझने वाली बात है, ठीक है ना? सेल में पहुंचने के बाद ये क्या काम करती है? आपके रिड्यूस्ड कोएंजाइम को ऑक्सीडाइज्ड कर देती है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद बना देती है NAD+, 2H आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आइएगा? एक बार फिर अपनी बात को समझते हैं। जो हमारे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बने थे, उसे हमने ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज करने के बाद हमारे पास जो मिलता है, दैट इज अ NAD+। बनने वाले ये NAD+ कहाँ चले जाएंगे? ग्लाइकोलिसिस में या फिर क्रेब्स साइकिल में। कहने की बात ये है, या तो ये फ्री जो हो रहे हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, या फिर ये मैट्रिक्स में चले जाएंगे, क्योंकि बीच वाले रीजन में तो ETC हो रहा है ना? एक तरफ साइटोप्लाज्म में, एक तरफ मैट्रिक्स, तो किसी भी तरफ जा सकते हैं, दोनों ही तरफ इनकी रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? जब ये बनते थे रिड्यूस्ड कोएंजाइम, तो वहां पर मैं बोलती थी डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस होती है, जहां पर H आयन निकलते हैं, उन्हें रिसीव ये करते थे, यही बोला जाता था। तो इस वक्त हमने इसको क्या कर दिया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लियर है? अब हुआ क्या, यहाँ पर जो H आयन है, इन्हें आप यहाँ पर H आयन टर्म मत यूज कीजिएगा, इन्हें आप लोग टर्म यूज कीजिए प्रोटॉन। प्रोटॉन जानते हैं, ठीक है? प्रोटॉन हमेशा से पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है? प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी? तो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है? तो जितने हमारे प्रोटॉन थे, उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। क्लियर है? अब तक हमने कहीं पर भी, आपने ध्यान दिया हो, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की थी ना, क्योंकि हमें वहां पे जरूरत ही नहीं महसूस नहीं हुई, बट यहाँ करना है। क्यों करना है बात? क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही ये है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। समझ में आ रही है? आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, तो आप किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? ट्रांसपोर्ट समझते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम, वो होता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा मिल गए हमें क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, और साथ में मिले हैं हमें प्रोटॉन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसपोर्ट होंगे। चलिए, ट्रांसपोर्ट तो हो भी जाएंगे किसी न किसी करियर की हेल्प से, बट इसे जाना कहाँ है? अगर आप लोग घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, मार्केट जाना है, सब जगह पता होता है। क्लियर है? ये भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं अभी अपने घर से, यहाँ से रिलीज हुए हैं, इनको भी तो पता होना चाहिए इन्हें जाना कहाँ है। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, इन्हें जाना है जो आप इस वक्त ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, यहाँ तक। क्लियर है? कहने की बात ये है, यहाँ पर आपकी जाएगी टर्मिनेटिंग रिएक्शन। कहाँ तक जाएंगे? ये टर्मिनेटिंग रिएक्शन तक जाएंगे। टर्मिनेटिंग रिएक्शन का मतलब होता है सबसे लास्ट रिएक्शन जो होगी। अब यह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दी टर्मिनेटिंग रिएक्शन? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। आपने ब्रीदिंग की तो साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ O2 का आप आधा कीजिए, एक सिंगल O रह जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमें मिलता है, इट गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं टर्मिनेटिंग इक्वेशन। क्लियर है? मतलब जितने भी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि यहाँ पर जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? रेस्पिरेटरी चेन में जाएंगे। बार बार आप लोगों को यही बात बोली जाती थी कि रेस्पिरेटरी चेन में जाएंगे, रेस्पिरेटरी चेन में जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी चेन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जाते थे रेस्पिरेटरी चेन में? तो उसका एक रीजन होता था, लास्ट में आप लोगों को ATP काउंट करवाया था, तो वहां पर बोला जाता था NADH+, H+, 3 ATP मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ये बात आप लोगों को रटा दी गई थी कल तक, बट क्वेश्चन था कैसे बराबर हो गया, बराबर कैसे हुआ?
तो वो चीज आज आप लोग देखेंगे कि आपका एक NADH+H+ ये किस तरह 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के बराबर हो जाता है, तो वो आप लोग आज पढ़ने आए हैं। क्लियर है? तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ से निकले हमारे इलेक्ट्रॉन, उसको जाना कहाँ तक है, हमारे टर्मिनेटिंग रिएक्शन तक जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर मौजूद है आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो आप इस वक्त सांस ले रहे हैं उसके माध्यम से। समझ में आया? इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक खास बात और समझना है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो जरिया रहता है वो हमेशा एक चीज रहता है जिसे हम बोल देते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, या फिर इसको बोला जाता है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब समझते हैं डिफरेंस। क्लियर है? क्या बोलते हैं? डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रेजेंट है आपका इलेक्ट्रॉन, आपके जो रिलीज हुए हैं, यहाँ आपने सपोज कीजिए यहाँ आपने ये वाली इक्वेशन करा दी है अपनी, ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसे जाना कहाँ तक है? सबसे नीचे खड़ा हुआ है इसका फ्रेंड, दैट इज अ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर? कैसे कराएंगे? एक तो ये है, इसको आप सीधे धक्का दे दीजिए, इसके फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए, ठीक है, बट हमारी बॉडी में नेचर ने ऐसा हमें कोई भी धक्का देने का काम नहीं करवाया किसी भी मॉलिक्यूल को। हमें हर एक मॉलिक्यूल को स्टेप बाय स्टेप भेजना है। कहने की बात ये है, आप अगर यहाँ खड़े हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, नीचे आपका फ्रेंड खड़ा है, तो क्या ऊपर छलांग मार जाएंगे? नहीं। आप क्या यूज करेंगे? सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपनी लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। बस वही काम आपका इलेक्ट्रॉन करता है। क्लियर है? वो एक सीढ़ी बाई सीढ़ी अपने फ्रेंड से पहुंचेगा मिलने। क्लियर है? अब यहाँ पर सीढ़ियों का काम कौन करता है? तो यहाँ पर सीढ़ियों का काम करेंगी कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन, जो होंगी आपकी आयरन सल्फर प्रोटीन, या मैं कहूँ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है ये। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जो क्या काम करेंगी? आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाएंगी और उसको इस तरह से लेके जाने का काम करेंगी। क्लियर है? एक खास बात और समझिएगा, ये जो रिडक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हमेशा आपका नीचे की तरफ बढ़ने पर इंक्रीज करता जाता है। कैसे इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो कहने की बात ये है, यहाँ पर आकर आपका क्या हो जाएगा? जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना? कहने की बात है यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है? आपके रूम का और बाहर जो एनवायरमेंट है, यहाँ पर दोनों ही तरफ का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। पोटेंशियल समझ रहे हैं आप लोग? एक डिफरेंस है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहां का टेम्परेचर अलग है। क्लियर है? हमेशा हीट जो है वो पैसिवली कहाँ से जाएगी? बाहर से अंदर आती है, ये हमारा बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब इसी चीज का यूज करना है हमें कहाँ पर? हमारे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ नहीं आ रही ये बात? समझ में आई? एक बार फिर अपनी बात को दोहरा देती हूँ। आपने ये जितने भी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस किए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम बने हैं, आपने उसको यहाँ पर करवाई है इक्वेशन। उसको क्या करवा दिया? ऑक्सीडाइज करा दिया। ऑक्सीडाइज करवाने के बाद आपके पास मिलते हैं 2 प्रोटॉन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। बनने वाले इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ तक लेकर आना है? सबसे नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब आई मीन टू से ऑक्सीजन। क्लियर है? समझ में आ रही है? जिसकी वजह से जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें एक मेटाबॉलिक वाटर। समझ में आ रही है? क्लियर? तो अब इसी चीज को समझते हैं हम। ये लिखना चाहे लिखिएगा, जहां आपने हेडिंग लिखी होगी, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है? वहां पर आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन लिखिएगा।
रिड्यूस्ड को एंजाइम को ऑक्सीडाइज करने वाली भी और टर्मिनेटिंग रिएक्शन भी। हो गया? देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि आपके इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे तक लेके जाने के लिए कुछ आयरन सल्फर प्रोटीन काम आएंगे, है ना? अब उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जो आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन है वो मिलकर आपस में 4 टाइप्स के वो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाएंगे? 4 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जरा लिखिएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हो गया? गुड। देखिए क्लास, हमें समझना क्या है? हमें यहाँ पर ये समझना है कि आपके इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है? आयरन प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना? अब इसे होगा कैसे? यहाँ पे 4 टाइप से कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होगा FMN और साथ में आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन। समझ में आया? अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेकंड तो वो बनाता है FAD प्लस FES, वही आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में, हाँ यहाँ रुकिएगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बारे में जब हम लोग क्लास बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, या मैं ये कहूँ स्पेशल टाइप के साइटोक्रोम आते हैं। साइटोक्रोम हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर है?
तो यहाँ पे साइटोक्रोम का एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस आप लोगों को टिप पर होना चाहिए, ठीक है। इसका सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बी सिंगल बी है, ठीक, बी C1, ठीक है, सी मत लिख दीजिएगा गलती से भी, C1, ठीक, साथ में C A1 और A3, ये सीक्वेंस होता है आप लोगों का साइटोक्रोम का। ये चीज आपको टिप पर होनी चाहिए। फिर बता देती हूँ, बी सी मतलब C1 C A1 A3, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा वो इस A3 के पास प्रेजेंट रहेगा। जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, जो इस पे लास्ट में टर्मिनेटिंग इक्वेशन बनाएगा, उसमें जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इन साइटोक्रोम किसके पास प्रेजेंट रहेगा, तो A3 के पास प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इनके साथ भी आपके वही आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड कौन सा बनाता है, बी आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन, साथ में साइटोक्रोम C1। क्लियर है। हम लोग बात करें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बारे में, तो वहां पर होगा साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3। क्लियर है। अब इसमें कुछ और आपके देखने के लिए मिलेंगे हमें, जिसको ए फर्स्ट होता है क्यू, या फिर इसको हम बोल देते हैं यूबिक्विनोन, ठीक है। यूबिक्विनोन किसी किसी बुक में यू के नाम से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यूबिक्विनोन होता क्या है, पहली खास बात तो यूबिक्विनोन आपके साइटोक्रोम सी की तरह इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर लेके जाने का काम करता है। क्लियर है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। बट ये हमेशा प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड थर्ड के बीच में होगा। क्लियर है। जबकि आपका साइटोक्रोम सी होगा थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। इस चीज को विशेष याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है। ये हमेशा आपका यूबिक्विनोन कहाँ होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में, और साइटोक्रोम सी होता है थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। क्लियर है। जो ये क्या काम करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन को ऐसे फेंकने का काम करेंगे। क्वेश्चन आता है फेंकने का काम क्यों करेंगे, मोबाइल कैरियर क्यों बोलते हैं ऐसे, हम मोबाइल समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली, समझ में आ रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, भी डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर इस जगह पर होगी आपके ETC, ठीक है। यहाँ पर आपके कुछ यहाँ से भी आपके एंजाइम्स आते हैं, कुछ यहाँ से भी एंजाइम्स आएंगे, तो साथ में बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो इधर से उधर आपको इनपरमेबल मेम्ब्रेन के इधर उधर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वो काम करते हैं हमेशा साइटोक्रोम, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्लास आप लोग भूल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ऑक्सीडाइज किया था आपका रिड्यूस्ड कोएंजाइम, तो साथ में इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन भी बने थे। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी हमेशा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। बट इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा डिफर होता है। कैसे डिफर होगा, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, उस टाइम पहले हमने वो पढ़ाया था आप लोगों को, ऑक्सीसोम पढ़ाया था। ऑक्सीसोम, उस वक्त ये कहा था कि ये ऑक्सीसोम जो होता है F1 पार्टिकल होता है, वो हमेशा F0 मतलब F0 फैक्टर की हेल्प से आपकी क्रिस्टी के साथ जुड़ा रहता है। ये आप लोगों को बताया था। क्लियर है। ये है आपका F1 हेड रीजन, ठीक है। साथ में यहाँ पे स्टॉक के साथ में बनाया था मैंने यहाँ पर बेस, समझ में आ रही है। क्लियर है। तो आपका F1 F0 की हेल्प से क्रिस्टी के साथ जुड़ा हुआ था। ये एक्चुअली जरूरी क्यों होता है, मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये हेड रीजन जो होता है, ये आपके इसमें बहुत स्पेशल टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, जिन्हें हम बोल देते हैं ATPase, ठीक है। ये ATPase क्या काम करते हैं, ये आपके एक ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फिर अपनी बात को दोहरा देती हूँ, यहाँ पर होगा क्या आपके इस वाले रीजन में, तो ADP जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, ATP में। क्लियर है।
दूसरी खास बात, मैंने बताया था कि ऑक्सीसोम जो होता है ये हमेशा मैट्रिक्स की तरफ प्रेजेंट रहता है इसका मुंह, राइट। और अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपके बन रहे हैं साथ में क्या बन रहे हैं, प्रोटॉन भी बन रहे हैं, एच आयन भी तो बन रहे हैं। तो बस ये जो एच आयन बन रहे हैं ना क्लास, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो काम कर सकता है वो आपके ऑक्सीसोम ही होते हैं। समझ में आ रही है? कहने की बात ये है, ये ऑक्सीसोम एच आयन के लिए हमेशा एक चैनल का काम करते हैं। चैनल सब समझते हैं, एक रास्ते का काम करते हैं। अगर आपके प्रोटॉन आयन मतलब साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में आ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीसोम से ही आ सकते हैं, बाकी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्लियर है? ये बात किसको समझ नहीं आई वो मुझे पूछे अब। क्लियर है? ऑक्सीसोम को याद रखना है आप लोगों को, कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें याद है ना अच्छे से तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बनाना है तो बना लीजिएगा ऑक्सीसोम का डायग्राम। बना लिया? ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो लिख ही लिए होंगे ना? अब जरा मेरे साथ बनाते हुए ही जाइएगा आप लोग। यहाँ से लिए ये रिसीव करेगा, यहाँ से ये रिसीव करेगा, F3 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएंगे। ये अजय हाँ बनानी है ये।
अगर आप 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव यहाँ 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने बनाइए हो गया। कितने बच्चों ने यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के तरीके से भी नाम दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी स्टूडेंट्स ने दे रखे हैं ना। वही चीज हम लोगों को यहाँ पर पहले देख लेते हैं। मैंने आप लोग कॉम्प्लेक्सेस लिखवाए थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस में था आपका एफएडी, सेकंड की बात करें तो एफएडी, साथ में थे आयरन कंटेनिंग सल्फर, जो मैंने यहाँ पर शो नहीं किए हैं, क्लियर है। दूसरी खास बात, मैंने कहा था यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल करियर होते हैं उसमें एक था यूबिक्विनोन, था ना। यूबिक्विनोन कहाँ बताया था, सेकंड एंड थर्ड के बीच में, क्लियर। थर्ड कॉम्प्लेक्स में था आपका साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, क्लियर। साथ में यहां बताया था एक और इलेक्ट्रॉन मोबाइल करियर, जो कौन सा था, साइटोक्रोम C, ठीक है। और साइटोक्रोम C कहां प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में, क्लियर। उसके बाद आता है आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जो बनता है आपका साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3।
A3 के पास प्रेजेंट होगा आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? जिसके लिए हम इतनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? A3 के पास जा रही है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है? यहाँ पहली खास बात तो क्लास ये मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नहीं शो किया हुआ है, बट होता है, वो भी होता है, बट कहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? दोनों का ही सेम है, FAD और FMN दोनों का ही फंक्शन सेम रहेगा, तो इसीलिए वो मैंने स्किप करा दिया है यहाँ पर, जो आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, बनवाया नहीं जाएगा। क्लियर है? बनने वाले रिड्यूस्ड को एंजाइम को हमने क्या किया था? ऑक्सीडाइज किया था, जिससे बना था NAD+। NAD+ फिर हम किसमें भेज देते हैं? हमारे क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस में। NAD+ के साथ बनते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और कुछ प्रोटॉन। क्लियर? यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को रिसीव कौन करता है? तो सबसे पहले रिसीव करेगा आपका FMN। क्लियर? जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, ठीक। और FMN जब उसे रिसीव करता है तो बना लेता है FMNH2, वही आपके प्रोटॉन है 2, तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा? FMNH2। साथ में जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है, इसी तरह FMNH2 फिर से टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, साथ में वो कन्वर्ट फिर से किसमें हो जाएगा? FMN में। जहां से चले थे वहीं आकर रुक जाते हैं। कहने की बात यह है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो आपका करियर होगा वो हमेशा सिर्फ लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन को, छोड़ने के बाद फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब हम उससे आगे कहानी देख लेते हैं, होगा क्या। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसने छोड़े थे, ठीक है, FMN ने, उसे रिसीव कौन कर लेगा? तो रिसीव कर लेता है आपका FAD। कौन रिसीव किया? FAD। FAD और 2 प्रोटॉन मिलकर क्या बना लेते हैं? FADH2। ये यहाँ से फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से फिर किसमें टूट जाएगा? वही प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है? इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, ठीक, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? FAD में। क्लियर है? अब यहाँ से कहानी चलेगी आपकी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर? पहली खास बात तो क्लास ये समझिएगा, जब ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो फर्स्ट ATP मॉलिक्यूल तो आपका यही हो जाता है, यहाँ पर आपका एक फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? यहाँ पर अब इसने जब छोड़ा था इलेक्ट्रॉन को, तो इसे रिसीव कौन करेगा? यूबिक्विनोन। क्लियर? यूबिक्विनोन ने इसे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर से इसे छोड़ेगा और फिर से अपनी स्टेट पर आ गया। क्लियर है? मैंने बताया था यूबिक्विनोन और साथ में साइटोक्रोम C, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को फेंकने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फेंकने का काम करते हैं। कहां से? आपके साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स की ओर। क्लियर था ये बात? अब होगा क्या? यूबिक्विनोन तो फिर से बन चुका है, क्लियर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्हें रिसीव कौन करेगा? इन्हें रिसीव करते हैं आपके Fe3 पॉजिटिव। क्लियर है? अब 3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं Fe2 पॉजिटिव में, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो किसमें बदल गया? ये Fe2 पॉजिटिव में। ये Fe2 पॉजिटिव फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहने की बात ये है, फिर से किसमें बदल जाएगा? ये, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, खुद किसमें बदल गया? Fe3 पॉजिटिव में। कोई परेशानी? समझ में आया? ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो छोड़े थे इन्हें फिर कौन रिसीव कर लेगा? Fe3 पॉजिटिव। हर बार इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए 3 पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसने क्या किया? रिसीव किया इसने, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2 पॉजिटिव में। क्लियर? Fe2 पॉजिटिव फिर से क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन इस बार इसने किसको रिसीव किया था? साइटोक्रोम C1 में पहुंच गए ना हम, इस बार साइटोक्रोम C1 में पहुंचे हम। साइटोक्रोम C में Fe2 जैसे पॉजिटिव था, वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, खुद किसमें बदल जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में। क्लियर है? इस बार इन्हें इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए कौन होगा? इलेक्ट्रॉन मोबाइल करियर, दैट इज अ साइटोक्रोम C। ठीक है? साइटोक्रोम C ने उठाया, फिर से उसको साइटोक्रोम से मतलब साइटोप्लाज्म से उसको मैट्रिक्स की तरफ फिर भेज दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका C ने फिर से देखिए वही काम किया हुआ है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े थे, रिसीव कौन करेगा? हमेशा 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर किसमें बदल गए? आपके Fe2 पॉजिटिव में। ये Fe2 पॉजिटिव फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, खुद किसमें बदल जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में। क्लियर है? इस बार इसे रिसीव करेगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का साइटोक्रोम A1। समझ में आया? साइटोक्रोम A1 के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन करेगा? Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में। क्लियर? इसने A1 ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, अब वो कौन रिसीव करेगा? आपका लास्ट वाला साइटोक्रोम A3, ठीक है, जिसके पास आपका ब्रीदिंग वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिसीव करेगा, वो भी आयरन कौन सा होगा आपका? तो यहाँ पर वही आपका ये और 3 पॉजिटिव। क्लियर? और कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3 पॉजिटिव में। समझ में आई बात? दूसरी खास बात, यहाँ पर जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं ना क्लास, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। क्लियर है? साथ में यहाँ पर यूबिक्विनोन के बाद यहाँ पर था आपका क्या चीज? ये लीजिए ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, ठीक है, F1। क्लियर? यहां से होते हुए आपका अब क्या आ चुका है? प्रोटॉन। क्लियर है? मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह शो किया हुआ है, बट वो हमेशा से 2 जगह से आता है। क्लियर है? और 2 जगह आने के बाद फिर में क्या हो जाता है? वो पूरी तरह टोटली एग्जॉस्टेड हो जाता है, थक जाता है, फिर दोबारा वो इधर से उधर नहीं जा पाता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? डायरेक्ट दिखाया गया है। प्रोटॉन्स आपके ऑक्सीसोम से कहाँ आ चुके हैं? मैट्रिक्स में आ चुके हैं। मैट्रिक्स में भी ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स में ये प्रोटॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और साथ में A3 के पास में जो आप ब्रीदिंग वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा अपने टर्मिनेटिंग रिएक्शन। ठीक है? और हमें क्या मिल जाता है? वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है? इसे हम क्या बोल देते हैं? इट इज अ मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर? कितने बच्चों को ये ETC समझ नहीं आई? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? दूसरी खास बात, अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक बात कहा था कि हम जितना भी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, बताया था, बट यहाँ तो 3 और निकल आए ATP। फिर कैसे? ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे निकले? तो कितने हो गए 1 ग्लूकोज से? 1 ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं आपके टोटल? आवाज नहीं आ रही? रूमाल हटा के बोल दीजिएगा, हाँ, जिससे थोड़ी मुझे आवाज आ जाए। बताएं आप। 38 तो हमारे कल ही बन गए थे। ये 3 तो मेरे पास अभी भी दिख रहा है मुझे। मैं ये रहा, मेरा सवाल ये है, हाँ, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का क्या करें? बोनस? बताएं क्लास, आप लोग भूल रहे हैं। मैंने आप लोगों को कल एक बात, बल्कि कल नहीं, 2 दिन से एक बात बता रही हूँ कि आपका रिड्यूस्ड कोएंजाइम जो है ना, ये 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। ये आप लोगों को अब तक रटाया गया था, बताया नहीं गया था कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कैसे बनते हैं। ये कह दिया जाता था कि इसमें ये क्या बन जाता है? रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन जाता है। रिड्यूस्ड कोएंजाइम फिर आपका ETC में चला जाएगा। ETC में जाकर क्या काम करता है? वो तो आपके ATP में ही कन्वर्ट होता है, जिसको हमने कल तक काउंट कर लिया था कि 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमने ऐसे काउंट किए थे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो आज हमने क्या देखा कि हमारे जो रिडॉक्स आपके वो थे, उसको हमने 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में ब्रेक डाउन कर लिया आज। क्लियर है? जिसकी वजह से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें क्या मिल जाता है? 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP के मिल जाते हैं। पहली खास बात।
दूसरी खास बात समझिएगा आप, मैंने कल आप लोगों से ये कहा था क्रेब्स साइकिल में सिर्फ और सिर्फ NADH+H+ नहीं, एक और रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनता है, दैट इज अ FADH2। ठीक, बट FADH2 जो है क्लास, उससे मैंने कहा था कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, ये बताया था। क्यों बताया था समझिएगा, ये याद है थोड़ी देर पहले एसटीडी बनाई थी, यहां पर मैंने करा दिया था आपका NADH+H+ वाली इक्वेशन, ठीक है, और कहा था जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पॉजिटिवली इंक्रीज करते जाते हैं आपके, है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका इंक्रीज करता जाएगा। कहने की बात ये है, जब आपका NADH+H+ वाली रिएक्शन होगी तो इस स्टेट पर होगी, क्लियर है। लेकिन जब हम लोग बात करें हमारा FADH2 वाली रिएक्शन, वो हमेशा आपकी इस स्टेट से एंट्री करती है। पूरे जो किस्सा है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस्ड कोएंजाइम का इस तरह से रिडॉक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में एंट्री करने का है, पूरा का पूरा कहानी। जो जहां से एंट्री कर जाएगा, ये समझो ये एक पिक्चर चल रही है, ठीक है, 3 घंटे की मूवी है, जो जहां से एंट्री कर जाएगा उसको उतनी ही मूवी देखने के लिए मिलेगी, क्लियर है। जो स्टार्टिंग में एंट्री किया था उसने कितने बना लिए, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना लिए। लेकिन FAD जो है वो हमेशा से कहां से एंट्री करता है, वो आपके यूबिक्विनोन से एंट्री करेगा। कहां से करेगा, यूबिक्विनोन से एंट्री करता है, यहां से, क्लियर है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP ही बना पाता है, क्लियर है। सारी कहानी जो है वो इसमें एंट्री करने की है, ठीक है। कहने की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी उसमें बनने वाले 2 ही नहीं, और भी जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, जैसे जैसे एंट्री करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाते जाएंगे, नंबर ऑफ ATPs को बनाते जाएंगे, क्लियर है। समझ में आया कि किस तरह से इसने ये बनाया हुआ है अपना, ठीक है। तो क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, क्लियर, गुड। देखिए, अब तक ये तो मैंने आप लोगों को बात बता दी थी कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है, मतलब आई मीन टू से जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर रिलीज हुआ, उसको हम स्टेप बाय स्टेप उसको उतारते हैं और कहाँ तक लेकर आते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। उसी चीज को आप लोगों की बुक में कुछ इस तरह से दिखाया गया है, देख रहे हैं आप, ये स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगी आपकी टर्मिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ही उतार सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उसे हम डायरेक्ट ऊपर से नहीं फेंक सकते हैं, क्लियर है, समझ में आई। ETC क्लियर। आज आप लोगों की तीनों साइकिल, या मैं ये कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तैयारी से आइएगा जब भी आप तैयारी से आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।